हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए थ्योरी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को आज हम समझने वाले। बहुत ही यूजफुल चैप्टर रहने वाला है भाई उत्तराखंड टेट की सीडीपी में। पेपर 1 एंड पेपर 2 में अगर आप इस चीज़ का वेटेज देखोगे तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपको पेपर 1 में मिल जाएंगे और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपको पेपर 2 में मिल जाएंगे। सीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हम लोग आज सीडीपी की थ्योरी को ही डिस्कस करने वाले। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से सारी चीज़ों को समझेंगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और आप इनके क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वेबसाइट पर भी ये नोट्स में डाल दूंगा, साथ साथ टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो आप वेबसाइट पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसके क्वेश्चंस आपको सारे वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और डेली लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास हमारी 8 PM पर होगी, इवनिंग में 8 बजे रात को हमारी डेली लाइव क्लास होगी, जिसमें हम लोग MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यूटेट प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDP पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो है मैंने बनाई थी, तो उसमें शायद ये पॉइंट हो या ना हो, आप एक बार और चेक कर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि बुद्धि की अवधारणा या फिर बुद्धि का सिद्धांत। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती है भाई, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बन जाते हैं। यूटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे ना, मैं आपको करा रहा हूँ साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर सारी वीडियोज़ चेकआउट करो। अभी तक जो थ्योरी मैंने करा दी है, जो लोग भी नए हैं, थ्योरीज की क्लास प्रॉपर देखो, उसके बाद MCQs पर जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते रहो, क्योंकि वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं। समझते हैं क्या थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि भाई इंटेलिजेंस होती क्या है, बुद्धि बेसिकली है क्या। बुद्धि को आप कैसे समझते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है जो, या कोई भी एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंस को बताती हैं। इंटेलिजेंस क्या है? एक प्रकार की मानसिक गुणवत्ता है, जिसमें तर्क करना हो सकता है, ठीक है, योजना बनाना हो सकता है, किसी भी समस्या को समाधान करने की जो अमूर्त सोच होती है, अमूर्त रूप से सोचना होता है, वो भी हमारी बुद्धि के अंतर्गत शामिल होता है। जटिल विचारों को समझना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना, वो क्या कहलाता है भाई? वो भी बुद्धि करती है। जल्दी सीखना और अनुभव से सीखना, ये सारी चीज़ें बुद्धि के अंदर शामिल होती हैं। देखो, खाली किताबें पढ़ना ही ऐसा नहीं होता है कि वो उपलब्धि हो गई और आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए और आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि केवल बुक पढ़ने से ही आप विद्वान नहीं होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, ठीक है। किसी परीक्षा देने की क्षमता, आपने किसी भी परीक्षा को दिया और उसमें उत्तीर्ण हो गए तो आप इंटेलिजेंट हो गए, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है भाई, बुद्धि क्या होती है? परिवेश को समझने की एक व्यापक और गहरी क्षमता को दर्शाती है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस क्या होती है? एक डीपर कैपेसिटी होती है किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, यानी कि व्यापक रूप से अपने परिवेश जहां पर आप रहते हो उसको समझने की क्षमता ही आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। देखो, वो इंटेलिजेंस आपकी जो है, इस इंटेलिजेंस के साथ ही काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी जटिल चीज़ों को आसान करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को, अपने परिवेश को समझने की एक व्यापक समझ रखते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब देखो, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं बुद्धि के बारे में। CDP के अंतर्गत जो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है कि भाई जो कॉन्सेप्ट होता है इंटेलिजेंस का, वो कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, उसकी अवधारणाओं को कैसे बदला गया है, कैसे परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस गैल्टन। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बुद्धि की अवधारणा को दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसिस गैल्टन का बुद्धि का सिद्धांत क्या था। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो ये समझना जरूरी है, ये मिस मत करना भाई, आगे आने वाली टर्म्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फ्रांसिस गैल्टन जो हैं, तो गैल्टन कौन थे भाई? सबसे पहले
बुद्धि के अध्ययन करने वाले एक अग्रदूत के रूप में फ्रांसिस गैल्टन को माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था भाई बुद्धि के बारे में। उन्होंने आनुवांशिक बुद्धि की अवधारणा पेश की और इसे मापने के लिए विभिन्न शारीरिक और संवेदी परीक्षणों का प्रयास किया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगी कि फ्रांसिस गैल्टन ने किस प्रकार की बुद्धि पर परीक्षण किया है या फिर किस प्रकार की बुद्धि को दिया है। तो देखो सबसे पहले जो हेरिडिटी, आनुवांशिक इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, आनुवांशिक बुद्धि जिसको बोला जाता है, वो किसने दी है भाई? फ्रांसिस गैल्टन ने दी है। और इनका जो पीरियड था वो कब से कब तक था? इनका बर्थ पीरियड 1882 से 1911 तक। अब इन्होंने बुद्धि के बारे में अपनी थ्योरी दी है। कौन सी बुद्धि के बारे में? हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता रूप से, यानी कि आपकी जनरेशन से, यानी कि आपके अपने पेरेंट्स से जो आपको बुद्धि मिली है, जो सोचने और तर्क करने की जो शक्ति मिली है, उसको इन्होंने आनुवांशिक बुद्धि बोला। और इस पर इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, काफ़ी सारे परीक्षण किए हैं। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? फ्रांसिस गैल्टन। बात क्लियर हो गई। अगले बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूटेट के अंतर्गत। प्रीवियस ईयर आप चाहे उठा के देख लेना, मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एल्फ्रेड बिने, साइमन बिने, इनको उठाकर देख लेना आप। स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, होवर्ड गार्डनर, यहां से क्वेश्चन आपके भर भर के यूटेट में पूछे गए हैं। तो देखो एल्फ्रेड बिने ने क्या बोला है? एल्फ्रेड बिने ने डेवलप किया है फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ये पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्फ्रेड बिने ने, या कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया? सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट डेवलप किया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिया है? तो उनका नाम आता है भाई एल्फ्रेड बिने। नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट्स में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो घबराओ मत, ठीक है। जिसे बिने साइमन स्केल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या? उन बच्चों की पहचान करना था इस टेस्ट का उद्देश्य जो जिनको स्पेशल यानी कि विशेष रूप की सहायता की जरूरत थी, यानी कि विशेष शैक्षिक सहायता की जिनको आवश्यकता थी, उनके लिए एल्फ्रेड बिने ने टेस्ट दिया जिसका नाम था साइमन बिने टेस्ट। ये लिखा, इनके टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? साइमन बिने स्केल के टेस्ट के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहला प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एल्फ्रेड बिने ने दिया। इसके बाद आते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। अब चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या चीज दी है बुद्धि के बारे में? इन्होंने बताया है एक प्रकार की अवधारणा जो क्या होती है? जनरल इंटेलिजेंस, जिसको क्या बोलता है? जी फैक्टर बोला जाता है। ध्यान रखना, जी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। जी फैक्टर का मतलब क्या होता है? जनरल, यानी कि सामान्य बुद्धि को जो परिभाषित करने वाले थे वो कौन थे? वो चार्ल्स स्पीयरमैन थे। क्लियर हो गए। इन्होंने सजेस्ट किया इंटेलिजेंस क्या है? एक सिंगल जनरल एबिलिटी है। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि की परिभाषा क्या है? स्पीयरमैन ने कहा कि जी फैक्टर या सामान्य बुद्धि की अवधारणा पेश की, जिसमें सुझाव दिया कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार की एकल सामान्य क्षमता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं होवर्ड गार्डनर। आपने कई बार मेरे वीडियो लेक्चर्स में CDP के में होवर्ड गार्डनर के बारे में सुना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? होवर्ड गार्डनर। तो ये वही है होवर्ड गार्डनर। इन्होंने सबसे पहले कौन सी थ्योरी दी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है इन्होंने। और इन्होंने बताया एक ट्रेडिशनल IQ टेस्ट भी दिया है जिसके माध्यम से आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं, वो भी होवर्ड गार्डनर ने दिया। और बहुबुद्धि का सिद्धांत ध्यान रखना किसके द्वारा दिया गया है? होवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर। सबसे पहले आता है थ्योरीज। क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या बुद्धि के सिद्धांत हैं? तो पहला जो सिद्धांत है वो कहलाता है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन की कौन सी फैक्टर? द्विव घटक सिद्धांत या द्विव बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन का। द्विव बुद्धि का सिद्धांत में सबसे पहले क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो जनरल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं? स्पीयरमैन ने बताया कि जनरल इंटेलिजेंस किस चीज से होती है? परफॉर्मेंस से होती है सभी संज्ञानात्मक क्षेत्रों में, सभी संज्ञानात्मक कार्यों को प्रदर्शित या प्रभावित करती है। क्या भी? सामान्य बुद्धि आपकी। क्लियर हो गई, जिसको क्या बोला? जी फैक्टर। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक या एस फैक्टर, जिसको बोलता है। इसके साथ साथ क्या होता है भाई? जी फैक्टर के साथ साथ, यानी कि सामान्य बुद्धि के साथ साथ व्यक्तियों में विशिष्ट क्षमताएं भी पाई जाती हैं। क्लियर हो गई, जो वो विशिष्ट कार्य को करने के लिए अद्वितीय होती हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सामान्य बुद्धि क्या होती है और विशिष्ट बुद्धि क्या होती है। ठीक है, देखो सामान्य बुद्धि वो होती है, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप की हम बात करें, कि खेलों की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, कि एक स्पोर्ट्समैन क्या है? सारे स्पोर्ट्स को खेल लेता है, तो वो उसकी क्या है? सामान्य क्षमता हो गई। अब किसी एक विशेष क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा निपुण हैं, जैसे विराट कोहली हो गए हैं, ठीक है,
विराट कोहली हो गए। तो विराट कोहली सभी स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है, क्रिकेट हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो इंडिविजुअल एक क्षेत्र में काम करते हैं, है ना। कोई एक चीज़ होगी जो उनकी बहुत अच्छी होगी और जिस पे उनकी बहुत पकड़ होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट बुद्धि बोला जाता है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। मतलब एक सामान्य रूप से सोचने के साथ साथ किसी एक चीज़ पे विशिष्टता आ जाना, वो आपकी विशिष्ट बुद्धि कहलाती है। तो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी क्लियर हो गई। तो 2 फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है, इसमें एक जी फैक्टर आ गया, आपका जनरल इंटेलिजेंस आ गया, और एक एस फैक्टर आ गया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है थ्रंगस्टन। थ्रंगस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अब थ्रंगस्टन क्या बताते हैं कि कुछ मानसिक क्षमताओं के बारे में बताते हैं। इन्होंने दिया है कि इंटेलिजेंस क्या है, एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है। सिंगल जनरल एबिलिटी कौन बोल रहे थे, स्पीयरमैन बोल रहे थे कि भैया एक सिंगल एबिलिटी है, लेकिन थ्रंगस्टन क्या कहते हैं कि सिंगल जनरल सामान्य बुद्धि के साथ साथ ये जो है बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण है, एक समायोजन है। प्राथमिक बुद्धि के साथ साथ इसमें क्या है, मानसिक क्षमताओं का भी संयोजन किया गया है, एकल सामान्य क्षमता नहीं है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सामान्य मेंटल एबिलिटीज़ को, सामान्य मानसिक क्षमताओं को जोड़ा गया है। वो क्या है, जैसे मौखिक समझ होनी चाहिए, साथ साथ एक शब्द प्रभाव यानी कि वर्ड फ्लुएंसी भी क्या है, एक सामान्य मानसिक क्षमता है। कौन बोल रहा है भाई, ये किसने बोला है, थ्रंगस्टन बोल रहे हैं। नंबर फैसिलिटी यानी कि संख्या क्षमता, स्थानिक कल्पना, एसोसिएटिव मेमोरी यानी कि सहयोगी स्मृति, परसेप्शनल स्पीड या फिर रीजनिंग तर्क शक्ति की। ये कहते हैं कि सिंगल फैक्टर नहीं है कभी भी, यानी कि सिंगल फैक्टर नहीं है सामान्य बुद्धि। इसके साथ साथ बहुत सारी मानसिक क्षमताएं भी, यानी कि 7 मुख्य रूप से प्राइमरी मानसिक क्षमताओं का संयोजन बुद्धि कहलाता है। पहला क्या है, वर्बल मौखिक समझ, शब्द प्रभाव, संख्या क्षमता या फिर स्थानिक कल्पना करना, सहयोगी स्मृति, परसेप्चुअल स्पीड या फिर तर्क। तो ये किसने बोला, ये थ्रंगस्टन ने बोला। अब आते हैं भाई होवर्ड गार्डनर पर। इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब बहुबुद्धि से ही आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग तरीके की जो बुद्धियां होती है उसको बहुबुद्धि बोला गया है, और ये अलग अलग 8 प्रकार की हो सकती हैं। पहला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि, जैसे बोलने की क्षमता। जितने भी न्यूज़ एंकर होते हैं उनके अंतर्गत क्या होती है, उनकी जो भाषाई बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है, बोली और लिखित भाषा के प्रति जो संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग भाई मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय अवधारणाओं को सॉल्व करने में, समझने में बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं। तो एबिलिटी किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने की, तार्किक विश्लेषण करने की और गणितीय क्रियाएं को करने की जो क्षमता होती है, जो बुद्धि होती है, तो वो क्या कहलाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। तो ये सारी चीज़ क्या है, होवर्ड गार्डनर ने दी है भाई। अलग अलग क्षेत्रों में बात कर रहे हैं बुद्धि के ये। स्पैटियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, किसी भी स्थान को देखकर उसकी गणना कर लेना, ठीक है। दुनिया को 3D में देखने की क्षमता रखना, जैसे कि जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं वो कि आपके स्थान को देखकर, घर के स्थान को देखकर सब चीज़ों की गणना कर लेते हैं कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए और आपका बाथरूम कहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पैटियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो लोग संगीत में निपुण होते हैं, जिनके अंदर स्किल्स होती है किसी भी चीज़ को, संगीत को प्रदर्शित करने की यानी कि रचना करने की, तो वो क्या कहलाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। जैसे सिंगर्स होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू यूज़ बॉडी, कि आप अपने शरीर को कुशलता से उपयोग करने की क्षमता। जैसे भाई खेलना कूदना हो गया, तो वो सारी चीज़ें बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि में आ जाता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली, यानी कि किसी एक दूसरे के साथ समाज में इंटरेक्ट करना, प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है। और इंट्रापर्सनल यानी कि अपने आप को, जब आप अपने आप के साथ में बात करते हैं, दूसरों के साथ में बात करने की क्षमताओं का इंटरपर्सनल बोलते हैं, और अपने आप इंट्रापर्सनल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्राकृतिक बुद्धि जिसको बोला जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवरों और मौसम संरचनाओं के पहचानना, उनके बीच में अंतर करना, वो क्या प्राकृतिक बुद्धि कहलाता है। तो ये सारी बुद्धि किसने दी है भाई, होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत आता है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब आता है भाई स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और समझ लेते हैं कि स्टर्नबर्ग क्या बोलते हैं भाई। स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी यानी कि त्रिक्षेत्रीय बुद्धि क्या बोलती है, ये बोलती है कि
तीन प्रकार की इंटेलिजेंस होती है तीन क्षेत्रों में। पहला होती है विश्लेषणात्मक इंटेलिजेंस, दूसरा होती है रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरा होता है व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब ये क्या बोलते हैं भाई, एनालिटिकल इंटेलिजेंस वो होती है जैसे आप किसी चीज़ को विश्लेषण करते हैं, न्याय में, मूल्यांकन में, तुलना करने में, विरोधाभास करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि जहां आप अपने माइंड का, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके चीज़ों को करते हैं तो वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत चली जाती है। अब आता है रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, किसी चीज़ को क्रिएट करना यानी कि बनाने की क्षमता, डिज़ाइन करना, किसी चीज़ को इन्वेंट करके लेके आना, तो वो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, की क्षमताओं को प्रैक्टिकल रूप में यानी कि विचारों को, व्यवहार को लागू करने की जो क्षमता होती है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। कि आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में करने की क्षमताएं नहीं है, तो आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब खराब हो सकती है। यानी कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है लेकिन एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है, आपके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है वहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया। स्टर्नबर्ग की 3 आर की थ्योरी क्या है भाई, स्टर्नबर्ग की 3 आर की थ्योरी में इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया है, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आई होप आप भूलोगे नहीं। लास्ट आता है हमारे पास CHC थ्योरी। ये देखो, ये तो काफी कम पूछा गया है, स्टर्नबर्ग से पूछा जाता है, साइमन बिने से पूछा जाता है आपके पास में, और 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार इसको भी जान लेते हैं। क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं कि एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है जिसको हम तरल बुद्धि कहते हैं, कि नई समस्याओं को हल करने, नई परेशानियों में तर्क करने और किसी भी प्रकार के पैटर्न्स को समझने की जो क्षमता होती है उसको हम तरल बुद्धि कहते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि ठोस बुद्धि जिसको बोला जाता है वो क्या होती है, सीखे गए ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की जो क्षमता होती है। ठोस बुद्धि यानी कि पहले से जो मौजूद है आपके पास में, उसको आप इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को यूज करके, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस कहलाती है, यानी कि ठोस बुद्धि भी बोलते हैं। ब्रॉड एबिलिटीज का मतलब क्या है, व्यापक क्षमताएं, जैसे आपकी मेमोरी हो गई, स्मृति हो गई, या फिर आपके प्रोसेसिंग स्पीड, किसी भी काम को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी आपकी क्षमता है, कितनी जल्दी आप उसको कर सकते हैं, देखना, सुनना, ये सारी जो क्षमताएं होती हैं ये ब्रॉड एबिलिटीज के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी जितना भी अभी हमने समझाया। अब देखो, कुछ परीक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम जो है बुद्धि को कैलकुलेट कर सकते हैं। IQ जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। अब भाई IQ वाला एक क्वेश्चन भी आ जाता है, IQ को कैसे सॉल्व करना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है MA/CA/100। अब समझते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन की एक स्कोर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट देता है, यानी कि बुद्धि मापने के लिए डिजाइन किए गए मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक स्कोर औसत IQ स्कोर पर निर्धारित होता है, यानी कि 100 के स्केल पर निर्धारित होता है, जिसको हम बुद्धि लब्धि बोलते हैं। MA क्या होती है यहाँ पर, मेंटल एज। CA क्या बता रहा हूं मैं, क्रोनोलॉजिकल एज। उसको क्या कर देंगे, 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपके पास IQ आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि यानी कि मानसिक बुद्धि की एक वैल्यू दे देंगे आपके पास, CA की एक वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे भाई IQ कितना होगा, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे MA/CA/100, तो आपके पास इंटेलिजेंट टेस्टिंग आ जाएगी। अब देखते हैं भाई कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण हो सकते हैं। बुद्धियां तो हमने देख लिया, परीक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पास। तो सबसे पहला जो परीक्षण किया है वो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट किया है, जिसको मेजर करने के लिए 5 फैक्टर्स होते हैं एबिलिटी के। पहला तरल बुद्धि हो गया, तरल रीजनिंग हो गया, दूसरा आपका ज्ञान हो गया, तीसरा मात्रात्मक तर्क हो गया, या फिर देखने के लिए और काम करने के लिए आपकी स्मृति। तो ये क्या स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट में होता है। इसके बाद आता है हमारे पास वेशलर वयस्क बुद्धि स्केल टेस्ट। अब ये क्या होता है भाई, ये वयस्क और किशोर की बुद्धि को मापता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एडल्ट की बुद्धि को मापने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, जो केवल वयस्क और किशोर की बुद्धि को नापता है। नेक्स्ट आता है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए भी वेशलर ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है, जो कितनी आयु की उम्र के होते हैं, 6 से 16 वर्ष की आयु के उम्र के होते हैं। तो 3 प्रकार के टेस्ट हो गए, एक वेशलर का हो गया, एक एडल्ट के लिए हो गया, एक बच्चों के लिए हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड बिने टेस्ट, जिसमें सारी चीज़ों को, 5 चीज़ों को, यानी कि 5 संज्ञानात्मक चीज़ों को नापा जाता है, यानी कि तर्क करने की क्षमता किसी प्रकार की, या मात्रात्मक तर्क को
देखने की क्षमता, विजुअल को देखने की यानी कि दृश्य स्थानिक और कार्य स्मृति को ज्ञान करने की क्षमता। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्या क्या अब इनका लास्ट पॉइंट है भाई, क्या यूज है इनका एजुकेशन में, शिक्षा में इन टेस्ट का क्या अनुप्रयोग है। तो देखो सबसे पहले व्यक्तिगत मतभेद की पहचान करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष शिक्षा की आवश्यकता के लिए, स्पेशल एजुकेशन नीड को, भाई आईक्यू हम टेस्ट करेंगे बच्चे का। देखो जो विशेष वो क्या होते हैं, सामान्य बच्चों से जो भिन्न होते हैं उनका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कौन से स्तर पर है। आईक्यू से हमें क्या पता चलता है कि कौन से स्तर पर है और उसको कितनी सपोर्ट की और कितनी अतिरिक्त समर्थन की और कितने अच्छे कार्यक्रम को देने की आवश्यकता है उस बच्चे के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जिसको बोला जाता है, लास्ट क्या है हमारे पास, यानी कि विभेदित निर्देशन, यानी कि शिक्षण की योजना बनाना और वितरित करना जो कक्षा में मौजूद विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के लिए उत्तरदायी होता है। देखो हर एक बच्चे के पास अलग आईक्यू लेवल होता है, किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है, हाई होता है, किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है, लो होता है। तो हम उसी के अनुसार क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के निर्देश जारी करते हैं कक्षा में। निर्देश जारी करने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की हमें एप्लीकेशंस बनानी होती है, बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है कि मूल्यांकन करने के लिए और आकलन करने के लिए आईक्यू का टेस्ट आईक्यू किया जाता है, ठीक है, व्यापक रूप से रणनीति का निर्माण करने के लिए। तो भाई ये हो गया हमारा पूरा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जितनी सारी चीजें आ सकती हैं जो पूछी जा सकती हैं वो